हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1998 में आई एक रोमांस ड्रामा मूवी डेंजरस ब्यूटी को। ये एक सच्ची कहानी है। इस मूवी की कहानी 16th सेंचुरी इटली के वेनिस शहर में बेस है। इस कहानी में हीरोइन अपने प्यार को पाने कॉटेशन बन जाती है। उस समय कॉटेशन वैश्याओं को कहा जाता था, तो उसे अपना प्यार मिल पाएगा या नहीं, तो ये जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें बोट से जाती हुई कुछ खूबसूरत कॉटेशन दिखाई जाती है, जहां काफी सारे लोग उन्हें देखने आए थे। लोग उनका फूलों से स्वागत कर रहे थे, सभी उनके दीवाने हैं। अब हमें मूवी की हीरोइन वेरोनिका दिखाई जाती है। बाहर के लोगों की आवाज सुनकर वो भी उन कॉटेशन को देखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो बहाना बनाकर अपनी फ्रेंड के साथ उन्हें देखने बाहर जाती है। वो देखती है उसकी फ्रेंड का भाई मार्को वेनिस वापस आ गया है। वो उसके बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है। मार्को वहाँ एक कॉटेशन के साथ हंसी मजाक कर रहा था। अब कुछ देर बाद मार्को अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर मार्को वहाँ वेरोनिका को देखता है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अब वेरोनिका उसे बहुत खूबसूरत लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी मार्को के माँ बाप आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन वेरोनिका से मार्को की नजर नहीं हटती। रात के खाने के वक्त वेरोनिका अपनी माँ से कुछ सवाल करती है, जैसे लोग शादी क्यों करते हैं। उसकी माँ का मानना था शादी किसी सौदे की तरह है, जिसमें बहुत से कॉम्प्रोमाइज और रूल्स होते हैं। लेकिन वेरोनिका का अलग मानना था। वो सोचती है जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ सौदा कैसा, क्योंकि उसे मार्को से प्यार हो गया है। लेकिन उसकी माँ उसकी बातें खारिज कर देती है। अब वेरोनिका मार्को से शादी के सपने देखने लगी थी। वेरोनिका एक पोएट थी, उसे पढ़ाई करना और कविताएं लिखने का बहुत शौक था। वो एक कविता लिख रही थी, तभी उसका भाई उसकी कविता देखकर उसे छेड़ने लगता है। वेरोनिका उसे मार्को के बारे में बता ही रही थी, तभी नीचे मार्को आ जाता है। वो उसके लिए गाना गा रहा था। उसे देखकर वेरोनिका नीचे आती है। मार्को बोट में उसे पोएट्री सुनाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। मार्को उसे एक पोएट्री बुक भी गिफ्ट करता है। वो कहता है उसे पता नहीं था वो ये बुक उसके लिए ले रहा है और अब से ये बुक हमेशा के लिए उसकी ही है। मार्को को लगता है वेरोनिका अभी काफी यंग है, जिससे दोनों में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वेरोनिका उसे पागल कहती है। वो समझ जाता है अब वो काफी बदल गई है। मार्को उसे किस करने लगता है, पर उसे रियलाइज होता है ये करना अभी गलत है। वो उसे मना कर देती है, लेकिन मार्को के समझाने पर मान जाती है और फिर दोनों किस करते हैं। अब वो अपना ज्यादातर वक्त साथ बिताने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मार्को के बहन की शादी हो रही है। वहाँ वेरोनिका भी आई थी। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि मार्को की बहन की शादी एक बूढ़े आदमी से हो रही है। वो इस बारे में मार्को से पूछती है। मार्को बताता है वो आदमी बहुत बड़ी पोस्ट पर है, इसीलिए उन्होंने उसकी बहन की शादी उस बूढ़े आदमी से करवाई। दरअसल उस वक्त यहाँ के अच्छे घरों की लड़कियों को ऐसे ही शादी करके दे दिया जाता था। उन्हें ना तो बाहर घूमने फिरने दिया जाता और ना ही उन्हें कोई फ्रीडम थी। इस बीच मार्को और वेरोनिका एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे थे, लेकिन मार्को के डैड ये देख लेते हैं। उन्हें पता है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो मार्को के पास आकर कहते हैं वेरोनिका बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो उससे कभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मार्को रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। मार्को के डैड सांसद थे और वेरोनिका एक गरीब फैमिली से थी। फिर दोनों बाहर मिलने आते हैं। वेरोनिका उससे उन दोनों की शादी के बारे में पूछती है, लेकिन मार्को उसे साफ मना कर देता है। वो इसकी वजह पूछती है। मार्को बताता है वो अपनी फैमिली के वेल्थ के हिसाब से ही शादी करेगा, क्योंकि वो गरीब परिवार से है। वेरोनिका कहती है फिर वो उससे मिलने क्यों आता है। मार्को कहता है उसने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। वेरोनिका उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन मार्को नहीं मानता, क्योंकि मार्को की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उसे निभानी जरूरी है, जिन्हें वो छोड़ नहीं सकता। वेरोनिका उसके प्यार को झूठा कहती है। ये बात मार्को को काफी बुरी लगती है। अगर वो झूठा होता तो उसे ये सच कभी नहीं बताता। वेरोनिका कहती है अगर उसे उसकी परवाह होती तो वो उसे ये सच अभी नहीं बताता, लेकिन मार्को उससे सच्चा प्यार करता था, इसीलिए वो उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता। बस वो अपनी फैमिली की वजह से झुक गया। ये सुनकर वेरोनिका का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो इस बात से दुख में रो रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। उसकी माँ को मार्को और उसके बारे में सब पता था। वो कहती है जरूरी नहीं तुम जिससे प्यार करो उससे ही शादी करो। उसने पहले ही कहा था शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी माँ का यहाँ तक कहना था मार्को एक रईस बाप की औलाद है और वो कभी उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो उसकी मदद कर सकती है, जिससे वो मार्को को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगी। वेरोनिका को अपनी माँ की बात समझ
समझ नहीं आती। तब उसकी माँ अपनी ही बेटी को कोटेसन बनने कहती है। मतलब वेरोनिका की माँ अपनी ही बेटी से वेश्या बनने बोल रही थी। पहले तो वेरोनिका ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन उसकी माँ बताती है काफी समय पहले वो खुद भी एक कोटेसन थी। ये सुनकर वेरोनिका को शौक लगता है। उनका सपना तो था वेरोनिका की अच्छे से शादी करवाए, लेकिन उसके डैड ने उनके सारे कमाए हुए पैसे उड़ा दिए। इसीलिए उसकी माँ उसे ही कोटेसन बनकर अपनी फैमिली की मदद करने कहती है, जिससे उसके भी भाई को काम मिल सके। कोटेसन बनने पर वो बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती है, जैसे वो लाइब्रेरी एक्सेस कर सकती है, पढ़ाई कर सकती है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, क्योंकि कोटेसन को पूरी आजादी थी जो उस समय आम लड़कियों या औरतों को नहीं थी। अब काफी सोचने के बाद वेरोनिका कोटेसन बनने मान जाती है। उसकी माँ उसे सिखाती है कोटेसन बनने के बाद कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे बात की जाती है और खासकर मर्दों के ईगो को हैंडल करके उन्हें रिझाया कैसे जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है हर आदमी को हैंडल करने और उन्हें रिझाने का अलग तरीका होता है। कुछ वक्त में ही वेरोनिका सारी चीजें सीख लेती है। फिर उसकी माँ उसे एक लाइब्रेरी में लेकर आती है। दरअसल कोटेसन दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें होती है। फिर वेरोनिका वहाँ रखी किताबें पढ़ना शुरू करती है, जिनमें आदमियों को रिझाने और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के तरीके लिखे थे। फिर उसकी माँ उसे 2-3 कोटेसन के नाम बताती है। यहाँ पता चलता है उसकी नानी भी पहले कोटेसन थी। अब वेरोनिका कोटेसन बनने पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। एक रात उसकी माँ उसे एक पार्टी में छोड़ने आती है, लेकिन बोट से उतरते वक्त उसे उसकी फ्रेंड देख लेती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। तभी एक मिनिस्टर आकर वेरोनिका को अपने साथ ले जाता है। उस पार्टी में मार्को भी आया था। वो वेरोनिका को ऐसे देखकर चौंक जाता है। पहले तो उसे वेरोनिका को उस आदमी के साथ देखकर बुरा लगता है, लेकिन वेरोनिका मार्को को देखकर इग्नोर करती है और उसके पूछने पर कहती है जैसा मार्को ने उसके साथ किया था आज वो भी उसके साथ वैसा ही कर रही है। ये सुनकर मार्को को भी बुरा लगता है। अब दोनों को बात करता हुआ देख वो मिनिस्टर आकर वेरोनिका को अपने साथ ले जाता है। उस पार्टी में मार्को का दोस्त मैफियो पोएट्री कर रहा था। तभी मार्को वेरोनिका का नाम लेकर कहता है वो भी पोएट्री कर सकती है। पहले तो वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वेरोनिका और मैफियो एक दूसरे के साथ पोएट्री की जुगलबंदी करते हैं। जैसी रैप बैटल होती है, सभी उनकी पोएट्री एंजॉय कर रहे थे। कुछ समय बाद वेरोनिका उस आदमी के साथ रूम में जाती है। पहले तो वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन फिर वो उसे रिझाकर उसके साथ यामाकाटा करती है। उसने पहली बार यामाकाटा किया था। इस समय उसे यामाकाटा बहुत पसंद आया था। सुबह होने पर उसकी माँ उसके पास आती है। वो अपनी माँ से कहती है उसने बताया नहीं था इसमें इतना मजा आता है। फिर उसकी माँ उसे वो पैसे दिखाती है जो उसे पिछली रात मिले थे। ये देखकर वेरोनिका काफी खुश थी, क्योंकि अब वो पैसे कमाना सीख गई थी, जिससे अब वो अपनी फैमिली की अच्छे से मदद कर सकती है। अब उसकी खूबसूरती की वजह से काफी सारे लोग उसे पसंद करने लगे थे। उसके बहुत सारे क्लाइंट बन चुके थे, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। वो अपनी इस लाइफ को एंजॉय भी कर रही थी। लेकिन एक दिन मार्को को उसे ऐसा देखकर जलन होने लगती है। वो वेरोनिका से कहता है नीचे गिरने की भी हद होती है, लेकिन वेरोनिका का कहना था मार्को उसे देखकर जेलस हो रहा है, क्योंकि वो उसे पा नहीं सकता। मार्को उसे अपने साथ ज्वाइन होकर एंजॉय करने कहता है, लेकिन वेरोनिका को उसे ऐसे ही तड़पाने और इरिटेट करने में ज्यादा मजा आ रहा था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो मार्को के अंकल से मिलती है। वो पैरालाइज थे, उनके पैरों में कोई बीमारी थी, लेकिन फिर भी वेरोनिका उनकी बैंडेज चेंज करती है और उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। इससे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मार्को के अंकल उसे पार्टी में मौजूद सभी लोगों के बारे में बताते हैं, जैसे वो कौन सी पोस्ट पर है, उनका बिहेवियर कैसा है या उन्हें कैसे हैंडल करना है। दूसरे दिन वेरोनिका किसी के साथ अपने रूम में थी, तभी अचानक वहाँ एक मोर आ जाता है। उस मोर के साथ एक लेटर भी था, जिसमें लिखा था हर कोटेसन के पास एक मोर तो होता ही है। असल में ये मोर उसके लिए मार्को ने भेजा था। तभी एक आदमी उसे बताता है मार्को बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वेरोनिका उस मोर का एक पंख निकालकर खिड़की पर आती है। फिर मार्को के सामने उस पंख को पानी में फेंक देती है और उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। ये देखकर मैफियो उस पर हंस रहा था। अब वेरोनिका अच्छे पैसे कमा रही थी और उसकी जिंदगी भी ऐशो आराम से गुजर रही थी। वो एक अच्छी पोएट भी थी। उसे हर पार्टी में बुलाया जाता था। अब वो हर पार्टी की जान हुआ करती थी। एक पार्टी में मैफियो वेरोनिका से मिलता है। वो कहता है वो कई तरह के आदमियों से मिलती होगी, जिससे उसे कविताएं लिखने का अलग पर्सपेक्टिव मिलता होगा। वेरोनिका बताती है हर कोई अलग होता है। फिर मैफियो इशारों में वेरोनिका को उसके साथ यामाकाटा करने कहता है। उसकी बात सुनकर वेरोनिका हंसते हुए कहती है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ मार्को वेरोनिका से मैफियो के बारे में पूछता है, लेकिन वेरोनिका बस मैफियो की कविता की तारीफ करती है, उसे कुछ नहीं बताती। मार्को उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, क्योंकि उसकी खूबसूरती का हर कोई इतना दीवाना बन चुका था। लेकिन जो लोग उसे पा नहीं सकते उनके लिए वो बहुत बेरहम बन जाती है। लेकिन वेरोनिका को इसमें ही मजा आ रहा था। वो कहती है अगर वो उसे हासिल भी कर लेता तब कुछ समय बाद ही मार्को का उससे दिल भर जाता। लेकिन मार्को को अब भी अपनी बात पर पछतावा हो रहा था। दरअसल उसे लग रहा था उसके चोट पहुंचाने की वजह से ही वेरोनिका कोटेसन बन गई। वो कहता है
उसका वेरोनिका से कभी दिल नहीं भरता क्योंकि वो उसे सच्चे दिल से प्यार करता है, लेकिन वेरोनिका उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्को के डैड उससे कहते हैं उन्होंने उसके लिए एक वेल्दी फैमिली का रिश्ता ढूंढा है। उस लड़की के पिता लोम्बार्डी शहर के आधे मालिक है, जहाँ शादी के बाद मार्को को भी अच्छी पोस्ट मिल सकती है। अब उसके अंकल, जिन्हें मार्को और वेरोनिका के बारे में सब पता है, वो मार्को से कहते हैं उसका प्यार कोई नाटक नहीं, इसलिए वो उसे वेरोनिका से बात करने कहते हैं। उस समय वेरोनिका अपने क्लाइंट के साथ थी, तभी उसे मार्को के गाने की आवाज आती है। वो उसे देखने जाती है, लेकिन मार्को अपने होश में नहीं था, उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वो वेरोनिका को अपने दिल की बात बताने लगता है, लेकिन तभी वेरोनिका के पीछे उसका क्लाइंट आ जाता है, जिसे देखकर मार्को को बहुत बुरा लगता है। इसलिए अब वो वेरोनिका को अपनी शादी के बारे में बताता है। ये सुनकर वेरोनिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मार्को को शादी के लिए कांग्रेट्स करती है, फिर उसे टॉन्ट करती है कि उसे इस शादी से फायदा हो। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मार्को की शादी हो जाती है। थोड़ी देर बाद मार्को और उसकी वाइफ अपने रूम में थे। मार्को की वाइफ को देखकर लग रहा था शायद वो भी शादी से खुश नहीं। मार्को अपनी वाइफ से उसके कुछ सीक्रेट्स और डिजायर पूछता है, लेकिन वो इतना ही कहती है उसका डिजायर सिर्फ मार्को की अच्छी वाइफ बनना है। ये बात सुनकर मार्को भी काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो भी सिर्फ वेरोनिका से ही प्यार करता था, क्योंकि वेरोनिका की एक पर्सनैलिटी थी, वो पढ़ सकती थी, पोएट्री कर सकती थी। अब एक दिन वेरोनिका एक पार्टी में पोएट्री कर रही थी। उसकी पोएट्री सभी को पसंद आती है। उसकी पोएट्री सुनकर वही मिनिस्टर वेरोनिका के पास आकर उसकी तारीफ करता है। दरअसल वेरोनिका के पोएट्री की बुक छपी है, लेकिन मैफियो वेरोनिका की वजह से काफी अपसेट दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो भी पोएट था, लेकिन उसकी बुक कभी नहीं छपी। अब फ्रस्ट्रेशन में मैफियो उसके पास जाकर कहता है उसे अपनी बुक छपवाने कितने लोगों के साथ लेटना पड़ा। मैफियो उसकी बुक का भी मजाक बनाता है और सबके सामने उसका रेट पूछता है। वेरोनिका उसे पोएट्री में बखूबी जवाब देती है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन मैफियो भड़क कर तलवार से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर उससे अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। लेकिन वेरोनिका मार्को की तलवार निकाल लेती है और मैफियो को चुनौती देती है। दोनों एक दूसरे से पोएट्री और तलवारबाजी करते हैं। सभी लोग इसे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये तलवारबाजी वेरोनिका पर भारी पड़ रही थी। इस बीच मैफियो के हाथ पर तलवार लग जाती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। ये देखकर सब हैरान होकर हंसने लगते हैं। इतने सारे लोगों के बीच मैफियो को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में वेरोनिका को मारने उसके पीछे दौड़ने लगता है। मार्को वेरोनिका को बचाने उसके पास ही आ रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते दोनों बोट में आ जाते हैं। यहाँ मैफियो उसे मारने ही वाला था, तभी वेरोनिका उसे धक्का देकर गिरा देती है, जिससे मैफियो हार जाता है। फिर वहाँ मार्को आकर मैफियो को उठाता है, लेकिन मैफियो वेरोनिका के मुंह पर पंच मार देता है। ये देखकर मार्को मैफियो को पंच मारता है। फिर वो वेरोनिका को देखता है, उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वेरोनिका वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक लेडी वेरोनिका के जख्म को साफ कर रही थी, तभी मार्को उसे देखने आता है। अब दोनों एक दूसरे को नहीं रोकते और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर दोनों यामाकाटा करते हैं। दूसरी तरफ मैफियो पीकर कहीं पड़ा हुआ था, तभी उसके पास चर्च का एक आदमी आता है। वो उसे समझाता है वो पूरी तरह से भटक चुका है और उसकी इच्छाओं ने उसे कमजोर बना दिया है। मार्को उससे पूछता है क्या वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन वो बस उसे सही रास्ता दिखा सकता है। अब मैफियो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इस तरफ मार्को वेरोनिका से कहता है आज बहुत दिनों बाद वो दोनों इतनी देर साथ रहे। वेरोनिका के दबे जज्बात भी मार्को के लिए बाहर आ चुके थे। वो वेरोनिका से कहता है अब वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता जब वेरोनिका किसी और के साथ होती है। लेकिन वेरोनिका नहीं मानती, क्योंकि ये उसका काम है, वरना वो पैसे कहाँ से कमाएगी और उस पर जो जिम्मेदारियां है उन्हें कैसे निभाएगी। मार्को कहता है वो उसे कोई भी चीज की कमी नहीं होने देगा। मार्को के काफी समझाने के बाद भी वेरोनिका उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि तब उसे सिर्फ मार्को के साथ ही रहना होगा। अगर मार्को का इंटरेस्ट उस पर से खत्म हो गया तब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो कहती है अगर वो उससे इतना ही प्यार करता तो आज वो दोनों एक साथ होते। फिर वो मार्को को उसकी वाइफ के पास जाने कहती है। अब उस रात मार्को की वाइफ किसी बात को लेकर शिकायत कर रही थी, तभी पता चलता है एक सुल्तान ने वेनिस पर हमला कर दिया है। दुश्मन से लड़ने के लिए उनके पास बोट बहुत कम है। बाहर सभी इस बारे में बात कर रहे थे। वहाँ मार्को वेरोनिका को देखता है। उसे लगता है शायद वो वेरोनिका को कभी मिल ना पाए, इसीलिए वो उससे मिलने जाता है। मार्को उससे कहता है उसे ये कहने का कोई हक तो नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे सिर्फ अपने लिए चाहता है। वो उसे कभी किसी के साथ बांट नहीं सकता। मार्को उसे अपने ऊपर भरोसा करने कहता है, लेकिन वेरोनिका को लगता है मार्को उसे अपनी पर्सनल कॉन्टेशन बनाकर रखेगा। लेकिन मार्को उसे ऐसा सोचने और बोलने से भी मना करता है। वो कहता है वेरोनिका हमेशा से उसकी ही है। मार्को के समझाने पर वेरोनिका मान जाती है। फिर वो अपने घर आकर अपनी माँ से अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाने कहती है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था जिंदगी में प्यार होना चाहिए। वो अपनी माँ को अपने सारे पैसे दे रही थी और अब वो कोटेशन का काम छोड़ना चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसके पास कोटेशन का अच्छा हुनर है, वो उसे बर्बाद कर रही है। दरअसल अब वेरोनिका
अपनी जिंदगी मार्को के साथ खुशी से जीना चाहती है, लेकिन उसकी माँ सही रास्ता दिखाने की बजाय उसे बदवा देती है। वो एक दिन जरूर पछताएगी। ये सुनकर वेरोनिका को काफी बुरा लगता है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है उसकी ये फ्रीडम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ना तो वो लाइब्रेरी जा सकेगी और ना ही पोएट्री कर पाएगी। वो बस मार्को की गुलाम बनकर रह जाएगी। लेकिन वेरोनिका अपनी माँ से कहती है जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जहाँ इंसान को प्यार और सुकून मिले वहाँ पैसों का क्या काम। और अब आगे से वो ये काम नहीं करना चाहती। फिर वो मार्को के साथ चली जाती है। अब दोनों अपना ज्यादातर समय साथ बिताते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन उनके लिए वेनिस से बुलावा आता है। मार्को वेरोनिका को बताता है फ्रांस का किंग आने वाला है, इसीलिए उन्हें वेनिस जाना होगा। कुछ दिनों बाद दोनों वेनिस वापस आते हैं। वह किंग के स्वागत की तैयारी हो रही थी। अब एक पार्टी में सब बात कर रहे थे कि बिना फ्रांस की बोट से वो ये जंग जीत नहीं पाएंगे। उन्हें वेनिस को बचाने पेरिस के किंग और उनकी बोट की जरूरत है, जिससे वो ये लड़ाई जीत सके। इस समय वेरोनिका और मार्को दोनों परेशान थे। कुछ समय बाद फ्रांस का किंग वहाँ आता है। सब उसका स्वागत कर रहे थे। फिर उसे एक हॉल में लाया जाता है। उसके साथ बाकी लोग भी आते हैं। अब वेनिस का किंग उससे लड़ाई के बारे में बात करने लगता है, लेकिन वो किंग एक खास कोटेशन मतलब वेरोनिका के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने वेरोनिका की काफी तारीफें सुनी है। ये सुनकर वेरोनिका और मार्को परेशान हो जाते हैं। फिर वहाँ बहुत सी कोटेशन को बुलाया जाता है जिनमें वेरोनिका नहीं थी। वो उनके पीछे आम लोगों के बीच खड़ी थी। वो किंग सारी कोटेशन को देखता है, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आती। तभी उसकी नजर वेरोनिका पर पड़ती है। वेनिस का किंग उसे बताता है वो एक कवि है। किंग पूछता है क्या वो कोटेशन भी है। वेनिस का राजा हाँ बोल देता है। फिर किंग उसे सामने बुलाकर कहता है अब उसे वेरोनिका चाहिए। ये सुनकर मार्को को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वेरोनिका को किंग के साथ एक रूम में भेजा जाता है। किंग को पता था वेरोनिका किसी और से प्यार करती है और वो जबरदस्ती उसे यहाँ लाया है, लेकिन वेरोनिका कहती है वो अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि वेनिस को उसके शिप्स की जरूरत है। अब वेरोनिका किंग के करीब आती है। किंग उसे बहुत ही अलग तरीके से हाथ लगाता है। तब वेरोनिका उससे पूछती है फ्रांस का किंग किसके लिए उदास है। तब वो उसे पकड़कर बेड पर लेटा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो वेरोनिका से पूछता है क्या उसने उसके बारे में अफवाहें सुनी है कि वो कितना बिगड़ा हुआ है। उसने वो अफवाहें सुनी थी, लेकिन अब उसे समझ आया किंग बिगड़ैल या अय्याश नहीं है, बस अकेला और उदास है। अपनी उदासी छुपाने ही वो इस तरह बिहेव करता है। ये सुनकर किंग रोने लगता है, लेकिन ये सीन यही कट हो जाता है। वही बाहर सभी किंग के इंतजार में खड़े थे। कुछ ही देर बाद किंग बाहर आता है और सीधा जाकर अपनी बोट में बैठ जाता है। अब वो पहले से काफी खुश लग रहा था। सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। फिर वो कहता है वो उन्हें अपनी शिप्स देने तैयार है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उस रात वेरोनिका एक पार्टी में आती है। सब उसका शुक्रिया कर रहे थे, क्योंकि किंग ने उन्हें 100 से ज्यादा जहाज देने का वादा किया है। वो मार्को के अंकल से पूछती है उन्हें जहाज कब तक मिलेंगे। वही मार्को उसके सामने बहुत गुस्से में खड़ा था। वो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। वेरोनिका भी उसके पीछे जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वेरोनिका कहती है वो किंग को मना नहीं कर पाई, लेकिन मार्को कहता है उसे ये पसंद आया होगा। वो कहती है फिर मार्को ने उसे रोका क्यों नहीं। मार्को कहता है उसे रोकने वाला वो कौन होता है। वेरोनिका कहती है तो इसमें गलती किसकी है, क्योंकि मार्को ने उससे शादी नहीं की। वो आगे कहती है मार्को हर रात अपनी बीवी के साथ सोता है, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है, और वो एक रात अपनी ड्यूटी समझकर फ्रांस के राजा के साथ सो गई तो वो उसे माफ क्यों नहीं कर सकता। लेकिन मार्को अब इस तरह नहीं रह सकता। वेरोनिका को ये सुनकर काफी बुरा लगता है। अब मार्को लड़ाई में जा रहा था। वेरोनिका कहती है वो उसके लिए प्रे करेगी, लेकिन मार्को उसे अपनी दुआएं संभाल कर रखने कहता है, क्योंकि उसका दिल अब शैतानी बन चुका है और अब शायद ईश्वर भी उसे बदल ना पाए। फिर मार्को जंग लड़ने चला जाता है। वेरोनिका उसके लिए चर्च में प्रे करती है। इस तरफ मार्को जंग लड़ रहा था। अब एक रात वेरोनिका को कहीं बुलाया जाता है, लेकिन वो देखती है उसके पास आने वाले सभी मर्दों की बीवियां वहाँ मौजूद है। वहाँ मार्को की वाइफ और उसकी बहन भी थी। सभी उससे वॉर के बारे में पूछती है, क्योंकि वेरोनिका के पास वॉर की उन सबसे ज्यादा जानकारी थी। वो सब उससे अपने अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। वेरोनिका एक एक करके सबको बताती है उन सबके हस्बैंड अभी जिंदा है। लेकिन फिर मार्को की वाइफ सभी को उससे पूछने कहती है उनके हस्बैंड बार बार उसके पास क्यों आते हैं। दरअसल सभी औरतों ने उसे इसीलिए बुलाया था ताकि वो जान सके वो उनके हस्बैंड को कैसे रिझाती है, जिससे उन सभी के हस्बैंड उसके दीवाने हैं। तब वेरोनिका लैटिन में कुछ बोलते हुए केला इस तरह खाती है कि वहाँ मौजूद औरतों तक को शर्म आ जाती है। वेरोनिका कहती है एक औरत का सबसे बड़ा हथियार एजुकेशन होता है, लेकिन मार्को की वाइफ कहती है वो पढ़ी लिखी है और उसे लैटिन आती है, इसका मतलब ये नहीं वो एक इज्जतदार और पाक साफ औरत है। लेकिन वेरोनिका कहती है उसने मार्को के साथ शादी की कसम खाई है, इसका मतलब ये नहीं उसे प्यार करना भी आ गया। इस जवाब से मार्को की वाइफ की बोलती बंद हो गई थी। वो मार्को की बहन से कहती है वो वेरोनिका को यहाँ से निकाल दे, वरना वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन मार्को की बहन
बहन वेरोनिका का साइड ले रही थी। तब मार्को की वाइफ इस बारे में उसके हस्बैंड को बताने की धमकी देती है, इसीलिए मजबूरन वो वेरोनिका को वहाँ से भेज देती है। जाते जाते वेरोनिका मार्को की वाइफ को बताती है मार्को अभी तक जिंदा है। अब उस रात मार्को की बहन वेरोनिका से मिलने आती है। वो कहती है आज वेरोनिका ने कुछ और दुश्मन बना लिए। फिर वेरोनिका उससे मिलने आने की वजह पूछती है। तब उसकी फ्रेंड कहती है जब उसकी बेटी बड़ी हो जाए वो चाहती है वेरोनिका उसे भी कोटेशन बनाए। ये सुनकर वेरोनिका को पहले हंसी आती है क्योंकि उसे किसी का दलाल नहीं बनना था, लेकिन वो कहती है उसकी जिंदगी उनसे बहुत अलग है, उसे हर चीज करने की फ्रीडम है और यही आजादी वो अपनी बेटी को देना चाहती है जो उसे कभी नहीं मिल पाई। तब वेरोनिका नाव चालक को कहीं चलने कहती है। वहाँ पहुंचकर वेरोनिका उसे दिखाती है फुटपाथ पर बहुत सारी कोटेशन थी जिनके हालात बहुत खराब थे। वेरोनिका कहती है उनका अंत यहाँ होता है, लेकिन उसे लगता है वेरोनिका का अंत ऐसा कभी नहीं होगा। तब वेरोनिका उसे सामने एक औरत को देखने कहती है जिसे दो आदमी परेशान कर रहे थे। वेरोनिका बताती है ये औरत एक समय वेनिस की मशहूर कोटेशन थी, लेकिन अब उसे कोई नहीं चाहता। वेरोनिका के मुताबिक वो उससे बड़े पिंजरे में रहती है, लेकिन फिर भी वो एक पिंजरा ही है। लेकिन उसकी फ्रेंड नहीं मानती क्योंकि एक दिन उसकी बेटी को समझ में आएगा यहाँ लड़की बनकर पैदा होने का क्या मतलब है। वो बस किसी के हाथ की कठपुतली है जिसकी परिवार वाले अपनी फैमिली के फायदे के लिए किसी के भी साथ शादी करवा देते हैं। एक लड़की की जिंदगी यहाँ बस इतनी ही है कि परिवार के लिए शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर मर जाओ। इन सब के बीच उनकी ख्वाहिशें, उनकी इच्छाएं कुछ मायने नहीं रखती। इसीलिए वो नहीं चाहती जब उसकी बेटी मरे तब वो अपनी माँ की तरह सोचे कि उसने समाज के बनाए सभी रूल्स को ठुकरा क्यों नहीं दिए, वो रूल्स जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, जबकि मर्द बाहर जाकर जो चाहे कर सकते हैं। ये सुनकर वेरोनिका भी सोच में पड़ जाती है। अब 16वीं सेंचुरी में वेनिस में प्लेग फैल गया था। यही प्लेग इस मूवी में दिखाया गया है। इस बीमारी से बहुत सारे लोग मारे गए, हर जगह लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। अब वॉर की वजह से वेनिस में सेना और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत कमी थी। इस मौके का फायदा उठाकर चर्च के कुछ कट्टरपंथी संगठन जिन्हें मूवी में बीच बीच में दिखाया गया है वो लोगों को भड़काने लगे। उनका कहना था वेनिस पर ये आपदा कोटेशंस की वजह से आई है। अब नतीजतन लोग उनकी बातों में आने लगे। अब कोटेशन का बाहर घूमना फिरना भी मुश्किल हो गया था और चर्च धीरे धीरे और ताकतवर होती जा रही थी। वेरोनिका के बाहर निकलने पर लोग उसे ही इस बीमारी का जिम्मेदार ठहराने लगे थे। अब कुछ समय बाद ये खबर मार्को को मिलती है। वो तुरंत ही अपने कुछ लोगों के साथ वेनिस पहुंचता है। अब वेनिस के हालात काफी खराब थे। उसे दिखाई देता है कुछ कोटेशन को चौराहे पर बांधकर सजा दी गई है और लोग उन घरों के सामने क्रॉस का निशान लगा रहे हैं जिस घर में प्लेग का कोई मरीज है। मार्को देखता है वेरोनिका के घर के बाहर भी क्रॉस का निशान है। तभी वेरोनिका बाहर आती है। उसे देखते ही मार्को उसे गले लगा लेता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। दोनों इतने दिनों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद मार्को को पता चलता है वेरोनिका की माँ को प्लेग हुआ है। उनकी हालत बहुत खराब थी। मरने से पहले उसकी माँ उसे कोटेशन बनाने के लिए माफी मांगती है। फिर कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो जाती है। अब कुछ समय बाद वेरोनिका की माँ की लाश को बाहर लाया जाता है। लोग उसके घर के बाहर खड़े उसे कोस रहे थे। मार्को अपनी तलवार से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अपनी माँ की लाश को नाव में रखते ही लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मार्को उसे बचा लेता है। तभी कुछ लोग वेरोनिका को गिरफ्तार करने आते हैं। मार्को सेनेटर था, वो वेरोनिका को उन्हें सौंपने नहीं वाला, लेकिन वो आदमी बताता है यहाँ कोई जुडिशरी नहीं है बल्कि वो चर्च की तरफ से आया है, इसीलिए वेरोनिका को गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। मार्को अपने किंग से कहकर वेरोनिका को बाहर निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय चर्च किंग से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब काफी दिनों तक वेरोनिका जेल में बहुत बुरे हालात में रहती है। कुछ दिनों बाद उस पर केस शुरू होता है। उसे चर्च में लाया जाता है। रास्ते पर सभी लोग उसे गालियां दे रहे थे। फिर वेरोनिका चर्च में आती है। सभी ब्यूरोक्रेट्स एक तरफ बैठे थे। वेरोनिका देखती है चर्च की तरफ से मार्को का दोस्त मैफियो उसके खिलाफ खड़ा है। मैफियो ने चर्च ज्वाइन कर ली थी। अब चर्च में उसका ट्रायल शुरू होता है। इस वक्त उसकी दी गई सभी कुर्बानियों को वेनिस भूल चुका है, जिस वजह से वेनिस आज बचा हुआ है। वह वेटिकन सिटी से आया एक पादरी सबसे ऊंची पोस्ट पर था और उसके साइड में वेनिस के चर्च का पादरी बैठा था। वेरोनिका पर आरोप है वो इस शहर के लिए मनूस है जिस कारण ये प्लेग फैला है। साथ ही वो एक विच है। वो आदमियों पर जादू करके उन्हें अपने वश में कर लेती है। वेरोनिका से कहा जाता है अगर वो अपने आरोपों को मान ले तब उसे छोड़ दिया जाएगा, फिर उसे चर्च में रहना पड़ेगा। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करती है वो पादरी उसे बोलने नहीं देता, बस उसे कन्फेस करने कहता है। लेकिन वेरोनिका को खुद पर प्राउड था, इसीलिए वो ये झूठे इल्जाम कन्फेस नहीं करती। फिर मैफियो वेरोनिका के खिलाफ बोलने लगता है। उसे ऐसा ही कोई मौका चाहिए था जब वो वेरोनिका की बेइज्जती कर सके। वो पूछता है अब तक वो कितने मर्दों के साथ सो चुकी है या हर हफ्ते वो अपने घर कितने मर्दों को लेकर जाया करती थी। लेकिन वेरोनिका कहती है उसने कभी गिना नहीं। उसके कुछ और बोलने पर मैफियो प्लेग में मरे लोगों का जिम्मेदार
जिम्मेदार उसे ही ठहराने लगता है। मार्को से ये सहन नहीं होता, वो चिल्लाकर बोलता है मैफियो वेरोनिका पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। ऐसे कभी वेरोनिका को वो सब मिला जो मैफियो को कभी नहीं मिला, इसीलिए वो उससे जलता है। लेकिन वो पादरी मार्को को चुप करवा देता है, वरना वो उसे बाहर करवा देगा। लेकिन मैफियो फिर से वेरोनिका पर आरोप लगाते हुए कहता है उसने उसे भी अपने वश में कर लिया था, इसी वजह से वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। फिर मैफियो उस पर आरोप लगाता है उसने अमीर मर्दों को अपने वश में करने उन पर मंत्र फूका है और वो मान ले वो विचक्राफ्ट करती है। लेकिन वेरोनिका इन सब आरोपों से सीधे इनकार कर देती है। मैफियो के ज्यादा बोलने पर वो कहती है अगर वो शादी नहीं करती तो कोई उसे काम नहीं देता, तो वो क्या करती। उसकी बात सुनते ही पादरी उसे चुप रहने कहता है, लेकिन ये सुनते ही वेरोनिका गुस्से में खड़ी होकर चिल्लाती है वो उसकी बात सुन क्यों नहीं सकता, क्या उसमें सच सुनने का मादा नहीं है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर मैफियो पादरी को बताने लगता है ये सब वीच होने के साइन है, इसी पावर से वो मर्दों को अपने वश में करती है। वो लगातार पादरी को भड़का रहा था और वो अंधभक्त पादरी उसकी बातों पर यकीन भी कर रहा था। अब वो पादरी कल अपना जजमेंट सुनाने वाला था, इसीलिए कल तक के लिए वेरोनिका को वापस सेल में बंद कर दिया जाता है। अब कुछ समय बाद मार्को उससे मिलने आता है। मार्को उससे कहता है उसे खुद को बचाने के लिए कन्फेस करना होगा, वो बेवकूफ जो भी बोल रहे हैं उसे मानना होगा। लेकिन वेरोनिका नहीं मानती, क्योंकि उसने मान लिया वो वीच है जो एक नंबर की बकवास है। तो अभी तक उसने अपनी जिंदगी जिस तरह जी है, जितनी भी कविताएं लिखी है, उन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। लोग उसे इसीलिए याद रखेंगे कि वो एक वीच थी। लेकिन मार्को कहता है अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे मौत की सजा होगी और वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। मार्को के जाने के बाद वेरोनिका रात भर सोचती रहती है अब वो क्या करे। अब अगले दिन फिर उसका ट्रायल होता है। पादरी उसे कन्फेस करने कहता है। वेरोनिका कहती है वो कन्फेस करने तैयार है। अब वेरोनिका अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगती है, जिससे वो प्यार करती थी उससे शादी नहीं कर सकती थी। उसकी माँ ने उसे कोटेशन बनाया ताकि वो एक अलग तरह की जिंदगी जी सके और बाद में उसे ये सब अच्छा लगने लगा। वो कन्फेस करती है कि उसने बाकी लड़कियों से जिंदगी जीने का अलग तरीका ढूंढा, वो किसी आदमी की गुलाम बनकर जीना नहीं चाहती थी। लेकिन इस बीच मैफियो लगातार उस पादरी को भड़का रहा था कि इन सब बातों का उस पर लगे इल्जामों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उस पर विचक्राफ्ट का इल्जाम लगा है। लेकिन मार्को कहता है उसे बोलने दिया जाए। ये सुनते ही पादरी फिर मार्को को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मार्को चुप नहीं होता। वो रिलीजन का एग्जाम्पल देते हुए कहता है गॉड भी किसी को कन्फेस करने से नहीं रोकते। लेकिन उस पादरी के फिर टोकने पर मार्को अपने राजा से कहता है सारी दुनिया में क्रिश्चियन लॉ का उल्लंघन करके औरतों के बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है, लेकिन कम से कम वेनिस में तो ऐसा नहीं है। तब वेनिस का राजा कहता है वेरोनिका की बात सुनने से इस ट्रायल में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसे बोलने दिया जाए। वेरोनिका कहती है जिस तरह से वो प्रेयर करते हैं उसी तरह से उसका काम ही उसके लिए प्रेयर है। ये सुनकर सब हैरान हो रहे थे। वो कहती है जब उसका प्यार मतलब मार्को उसके पास आता है, उसे छूता है, उसे गले लगाता है, ये सब उसे प्रेयर जैसा लगता है। लेकिन इस बीच मार्को की बहन उठकर उसे खुद को बचाने कहती है, लेकिन वेरोनिका कहती है ये उसकी जिंदगी है, वो सरेंडर भी अपनी मर्जी से करेगी। वो कहती है उसने एक अलग तरह की जिंदगी चुनी, वैसी जिंदगी नहीं जैसी यहाँ ज्यादातर औरतों की है कि शादी करने के बाद उनके हस्बैंड को ना तो उनसे प्यार होता है और ना ही परवाह। अब वेरोनिका वहाँ मौजूद सभी आदमियों से कहती है वो सब उसके लिए पागल थे, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक औरत के पास उनसे ज्यादा पावर है। ये सब सुनकर वो पादरी उसे चुप रहने कहता है और साथ ही वीच होने को लेकर सभी से माफी मांगने कहता है। लेकिन वेरोनिका अपनी जिंदगी के लिए माफी मांगने से मना कर देती है। अब वो पादरी उसे सजा सुनाने वाला था, तभी मार्को उठकर कहता है उसे भी कन्फेस करना है। वो पादरी उसे चुप करवा रहा था, लेकिन मार्को चुप नहीं होता। वो कहता है वो भी वेरोनिका का साथी है, अगर वो वीच है तो वो भी शापित है और वो भी माफी नहीं मांगेगा क्योंकि वो वेरोनिका के बगैर जी नहीं सकता। तब उसकी वाइफ को समझ आता है मार्को सिर्फ वेरोनिका से प्यार करता है। लेकिन मैफियो लगातार उस पादरी को भड़का रहा था कि मार्को वेरोनिका को बचाने के लिए ये चाल चल रहा है। लेकिन मार्को कहता है अगर वेरोनिका वीच है तो इसका मतलब शैतान भी उन लोगों के बीच में ही है और डेविल वो खुद है क्योंकि वो उसका साथी है। अब मार्को उन्हें खुद को अरेस्ट करने कहता है, वो भी देखना चाहेगा वो लोग वेनिस के सेनेटर को विचक्राफ्ट के जुर्म में कैसे अरेस्ट करते हैं। तब वेनिस का पादरी कहता है मार्को अपने दिमाग की जगह दिल से बात कर रहा है। साथ ही मैफियो उसे भड़काता है मार्को वेरोनिका के जिस्म के पीछे पागल है क्योंकि उसने मार्को को जादू से अपने वश में कर रखा है। लेकिन तभी मार्को की बहन कहती है अगर वेरोनिका वीच है तो वेनिस की सारी औरतें वीच है। अब मार्को सामने आकर कहता है वो अकेला नहीं है जो वेरोनिका से प्यार करता है, बल्कि यहाँ मौजूद वो मर्द जो उसके क्लाइंट थे वो भी किसी न किसी तरीके से उससे प्यार करते हैं और उन्हें इस बात पर प्राउड है। वो सभी को वेरोनिका का साथ देने कहता है क्योंकि अगर वो अभी खड़े नहीं हुए तो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। वो उन्हें याद दिलाता है वेरोनिका ने वेनिस के लिए क्या किया है। तब वो पादरी
पादरी वेरोनिका से पूछता है मार्को जो बोल रहा है क्या वो सच है, और उसे अपने क्लाइंट्स के नाम बताने कहता है ताकि उन्हें भी सजा हो सके। तभी मैफियो फिर से उसे भड़काता है कि जो भी लोग उससे प्यार करते हैं वो सब किसी जादू से उसके वश में है और वो दोषी की जगह विक्टिम्स को सजा नहीं दे सकते। लेकिन वो पादरी कहता है ये सिटी बहुत करप्ट है। वो वेरोनिका को उसके क्लाइंट्स के नाम बताने कहता है ताकि वो इस सिटी को साफ कर सके, तब वो उसे छोड़ देगा। लेकिन वेरोनिका किसी का नाम नहीं लेती। वो कहती है उसका कोई साथी नहीं है क्योंकि उसे पता है उसने अपने क्लाइंट्स के नाम लिए तो उन सबको भी सजा होगी, जिनमें से एक मार्को भी है। तब मार्को फिर से सभी को खड़ा होने कहता है क्योंकि वेरोनिका चाहे तो उनका नाम लेकर खुद को बचा सकती है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को बचा रही है। लेकिन कोई खड़ा नहीं होता क्योंकि उन शरीफ लोगों को अपनी खोखली इज्जत और खोखली शादी की पड़ी थी। ये देखकर मैफियो खुश हो जाता है और उस पादरी से वेरोनिका को सजा सुनाने कहता है, लेकिन मार्को कहता है वो वेरोनिका के लिए अकेले खड़ा रहेगा। अब गार्ड्स मार्को को पकड़ने आते हैं, लेकिन तभी वो मिनिस्टर खड़ा होता है जिसके साथ वेरोनिका पहली बार गई थी। वो पादरी मिनिस्टर से पूछता है उसे क्या बोलना है, लेकिन वो कहता है वो खड़ा है। फिर एक एक करके वहाँ मौजूद सभी ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं। फिर मार्को इनडायरेक्टली उस पादरी के पास बैठे वेनिस के चर्च के पादरी को भी खड़ा होने कहता है क्योंकि वो भी वेरोनिका का क्लाइंट था। ये सुनकर तो उस पादरी की हवाइयां उड़ जाती है। वेनिस का पादरी कहता है उन्होंने वेरोनिका पर बहुत कठोर इल्जाम लगाए हैं जो शायद सच नहीं है। और तब वेनिस का राजा भी कहता है वेरोनिका यहाँ मौजूद इतने सारे लोगों की कॉमन वेश्या है, मतलब ये मैटर चर्च का नहीं बल्कि ये उनके सिटी का अंदरूनी मामला है जिसमें चर्च का कोई काम नहीं। तब वो पादरी वेरोनिका को छोड़ देता है क्योंकि वो यही रहना डिजर्व करती है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और मार्को जाकर सीधे उसे गले लगा लेता है। वही मैफियो फिर अपनी हार मानकर चला जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश थे। मूवी के आखिरी सीन में मार्को और वेरोनिका एक बोट में वेनिस घूम रहे थे और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। आखिर में हमें बताया जाता है जब वेनिस में कोटेसन का एरा खत्म हुआ तब वेरोनिका ने अपना घर विचक्राफ्ट की विक्टिम्स के लिए डोनेट कर दिया, जिसके बाद मार्को और वेरोनिका हमेशा साथ रहे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।